बातचीत शुरू हो चुकी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट भी हो चुके हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की ये 1-to-1 बैठक नहीं है, इसमें प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री मोदी इंतजार कर रहे थे। ठीक 9:45 बजे भारतीय समय अनुसार उस वक्त वहां पर पहुंचे और ये उसके बाद से बैठक लगातार जारी है। और ये भी जानकारी आ रही है कि दरअसल इस बातचीत के बाद पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने भी आएंगे और उसमें 1-2 सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, जो जानकारी आ रही है। यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और नवाज शरीफ के लिए इस बैठक की महत्ता खुद के लिए भी है, क्योंकि अगर पत्रकारों के सामने आएंगे तो जाहिर है एक बयान भी जारी होगा इस बातचीत से क्या निकलेगा। और इसीलिए हर किसी की नज़र इस बात को लेकर है, क्योंकि बीते 13 महीनों से जो दोनों देशों के बीच, प्रधानमंत्रियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, उसके अब क्या मायने आने वाले वक्त में निकाले जाएंगे। जो पाकिस्तान के भीतर के मैसेज है उसमें बहुत साफ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब 1 बरस पुराने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नहीं है, बल्कि इस दौर में उनको ताकत मिली है और वो ताकत के साथ इस बैठक में पहुंचे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चूंकि उफा शहर में पहुंचे हैं नवाज शरीफ और ये मुलाकात हो रही है। और जो डेलीगेशन दोनों का है उसके मुद्दे बड़े साफ हैं कि जो उलझे हुए मुद्दे हैं क्या उन्हीं को रखा जाएगा, क्योंकि उन मुद्दों के आसरे दोनों देशों के बीच एक दूसरे को लेकर तस्वीर बड़ी धुंधली है। और ये बता दें, चूंकि कुछ देर पहले श्रद्धांजलि देने के लिए सेना प्रमुख पहुंचे, जो बीएसएफ का जवान कल रात मारा गया था गोलीबारी में, सीज फायर का उल्लंघन हुआ। ये सारे मैसेज के बीच अगर बातचीत हो रही है तो कितनी पॉजिटिव होगी। जीडी बख्शी साहब, तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री मोदी इंतजार कर रहे हैं और नवाज शरीफ मिलने पहुंचे, प्रतिनिधिमंडल साथ में है, आधे घंटे का वक्त निर्धारित है। बहुत पॉजिटिव है या नहीं आप? देखिए, थोड़ी जो बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ बोल रही है। आप नवाज शरीफ साहब की तरफ देखें, ना कोई स्माइल, ना कोई गर्मजोशी जो पिछली बार थी। और ये बॉडी लैंग्वेज देखते ही, आगाज देखते ही मुझे तो उम्मीद शुरू से नहीं थी कि कोई खास ठोस हो सकता है, लेकिन फिर भी इंसान उम्मीद पे जीता है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देखिए, हमेशा भारतवर्ष ने कोशिश की है कि प्रजातांत्रिक शक्तियों को पाकिस्तान में प्रोत्साहन मिले, ताकि पाकिस्तान एक नॉर्मल देश बन के उभर आए और इस रीजन का, दुनिया का भला हो। क्योंकि पाकिस्तान की फौज की जो सेंट्रलिटी है उस मुल्क के उस मुल्क की पॉलिटी के अंदर, वो तभी खत्म होगी जबकि हमारा जो दोनों देशों के बीच में वैमनस्य है वो खत्म हो। पाकिस्तान की फौज ये जानती है और उसे खत्म होने नहीं देना चाहती। तभी हमने ये पैटर्न देखा है कि जब भी बातचीत का दौर शुरू होता है, बम धमाके, गोलियों की आवाज गूंजनी शुरू हो जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आईएसआई के इंस्टिगेटेड टेररिस्ट इंसिडेंट्स के जरिए ये ट्रेलर आप फिर देख रहे हैं, तीसरी बार देख रहे हैं मोदी जी के आने के बाद। तीसरी बार हम ये पैटर्न को रिपीट होता देख रहे हैं। तो इस पैटर्न के चलते उम्मीद जरूर इंसान करता है, लेकिन उम्मीदों के पुल बांध लेना बहुत गलती होगी। जीडी बख्शी साहब, आपने बॉडी लैंग्वेज का जिक्र किया, निकले जरा ये बताइए। हमने एक और बॉडी लैंग्वेज देखी, जब नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाई तो उसके बाद भारत के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए वो उनकी तरफ बढ़े और एक एक करके सबके पास गए। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी जगह पर खड़े रहे और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल एक एक करके उनके पास मिलने आया। अब इसके क्या मतलब है? देखिए, प्रजातंत्र के जहां तक वर्चस्व की बात है, भारतवर्ष का सबसे समर्थ प्रजातंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है दुनिया में, एंड एवरीबडी नोज हु कॉल्स द शॉट्स इन इंडिया। लेकिन पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ साहब एक फ्री एजेंट हैं? ये इस पे सवालिया निशान हैं, जो कि यथार्थ है। पाकिस्तान की फौज ने 30 साल तो साहब डायरेक्ट राज किया है और बाकी 30 साल वो जो है अपनी सिविल सरकार को केवल मुखौटा बनाकर वो रही है। और हमने जब भी कोई प्रजातांत्रिक सरकार आई है, हमारी कोशिश ये रही है कि हम उनके वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश करें, उनकी प्राथमिकता उनको दिलवाने की कोशिश करें। और इस कोशिश में भारत का हमेशा नुकसान ही हुआ है। भुट्टो साहब जब 71 के बाद आए
तो उन्होंने यही बोला कि साहब जरा मुझे वक्त दीजिए, जरा मेरी मदद कीजिए, और हमने 93,000 कैदी वापस दे दिए। कश्मीर पे कोई सेटलमेंट नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब का भी यही कहना था, कारगिल के युद्ध के पहले, कारगिल के युद्ध के बाद। उनमें तो खैर उस वक्त काफी मनमुटाव हो चुका था फौज और नवाज शरीफ साहब के बीच में। हमने काफी कंसेशन, फिर भी हमसे मैक्सिमम कंसेशन भारतवर्ष से ऐंठी गई हैं जब भी सिविलियन सरकारें पाकिस्तान के अंदर आई। बड़ा ही नाउम्मीद है आप जेडी बख्शी साहब इस बैठक को लेकर। मल्होत्रा साहब, आपको भी लग रहा है बड़े नाउम्मीदी है कि कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए? नाउम्मीदी सही बात है कि ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज बातें निकलेंगी, कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं निकलेगा, कोई मुद्दे की बात नहीं निकलेगी। बातें करेंगे कि हमने ये फैसला किया है कि हम आगे भी बात करते रहेंगे, हमने फैसला किया कि अब फॉरेन। उन्होंने एक अच्छी देखिए बात की कि वाकई वो हम उस बात को नोट करना चाहिए था कि नवाज शरीफ मुस्कुरा नहीं रहे थे, बहुत ही शालीनता से आए, हाथ मिलाया, उसके बाद निकले और तमाम भारत के अधिकारियों से मिले। ये हम ज़्यादा ऑप्टिक्स में ना, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह इन चीज़ों में देखिए, पहली बात आप तैयार हो गए मिलने के लिए, आप डेलीगेशन को लेकर आए, डेलीगेशन में हॉक्स हैं, ये भी आपने सुना। हाँ। तो वो मान के चले कि साहब पिछली दफ़े आई वॉज अनप्रिपेयर्ड, इस दफ़े मैं पूरी तैयारी से आपसे बात करूंगा, बिल्कुल एज 1 to 1 बात करने के लिए तैयार। ये तो एक अच्छी बात है, अगर 1 to 1 की सोच के आए हैं कि हम बातचीत करेंगे और तैयारी के साथ आए तो एक अच्छी बात है। तो वही बात कर रहा हूँ कि बिल तैयारी 1 to 1 नहीं है। नहीं 1 to 1 नहीं, मैंने दोनों देश आमने सामने हैं अब। हाँ, बात तो करेंगे, डेलीगेशन लेके आए, आप भी एक डेलीगेशन उधर लेके गए हैं, तो डेलीगेशन में बातचीत होगी, बातचीत में मुद्दे भी रखे जाएंगे, लेकिन फैसला नहीं हो पाएगा। बिकॉज मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि 13 महीने पहले वाला नवाज शरीफ और आज 13 महीने वाला के बाद वाला नवाज शरीफ डिफरेंट है। उसकी पावर वहीं की वहीं है जहाँ पहले थी, लेकिन ही इज़ मोर कॉशियस, ही इज़ मोर गार्डेड, इतना मैं मानता हूँ कि अब वो तैयारी से बात करते हैं। केसी सिंह साहब, हम लोग नवाज शरीफ के बारे में, प्राइम मिनिस्टर मोदी 13 महीने पहले जो थे और आज जो हैं, जाहिर है उसको वो भी पाकिस्तान रीड कर रहा है, वह भी चाइना रीड कर रहा है, और इस मुलाकात को लेकर शायद नवाज शरीफ जो 26 तारीख का जब आए थे, 26 मई को आए थे, उस वक्त एक दूसरा मैसेज रहा होगा पाकिस्तान के भीतर। वो बात ठीक है आपकी, और अगर एक्चुअली पांचों ब्रिक्स के पांचों नेता आप देखो, पांचों की जो डोमेस्टिक स्थिति है वो सही नहीं है। चीन के राष्ट्रपति वहाँ पे पहुँचे, पीछे देखिए शंघाई और उसमें उनकी मार्केट में क्या हुआ, वो धक्के से उन्होंने रोक रखी है, नहीं तो वो गिर रही है नीचे। तो आज वो 5 ब्रिक्स नेशन जो थे, जो समिट करने गए हैं, वो पांचों के पांचों वही नहीं है जो 2 साल पहले थे या 3 साल पहले थे। और ना प्राइम मिनिस्टर मोदी, सबको पता है कि यहाँ पे डोमेस्टिक सिचुएशन क्या है और अगला जो आपका मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का होने वाला है उसमें क्या होगा। तो इसलिए स्थिति तो कांस्टेंट नहीं रहती नेताओं की, लेकिन विदेश नीति जो है उसमें कुछ स्टेबिलिटी चाहिए। इनकी जो मोदी जी की विदेश नीति पाकिस्तान के साथ रही है उसमें फ्लिप फ्लॉप रहा है, उसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है। तो दूसरे देश को ये पता होना चाहिए। रूप में एग्रेसिव देखिए, पाकिस्तान की सीनेट ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी किया, चाहे वो बांग्लादेश के दौर में दिया गया हो, सब एक साथ एकजुट हुए। क्या ये फ्लिप फ्लॉप की स्थिति पाकिस्तान में नवाज शरीफ को पावर दे रही है? नवाज शरीफ और उनकी फौज के बीच में जो अंतर था वो खत्म हो रहा है और एक ही आवाज पाकिस्तान से आ रही है। हाँ। उनकी पार्लियामेंट और फौज एक सफे पे हैं, वो एक इकट्ठे हो गए हैं। अब पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके आप उनके साथ बात करो, ये आपके हित में नहीं है। आप चाहते हो जो इलेक्टेड लीडर है उसको फर्क होना चाहिए। फौज को तभी कंट्रोल कर पाएगा अगर वो फौज की मदद लेके या उनकी आवाज से नहीं बोलेगा, अपनी आवाज से बोलेगा। तो ये आज की जो मीटिंग है, देखिए ये डेलीगेशन लेवल मीटिंग नहीं है। डेलीगेशन तो चुप करके बैठे रहते हैं, उनकी कोई बातचीत नहीं होगी, ये सिर्फ दोनों नेता बात करेंगे। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट अगर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट छोटी मोटी ऑलरेडी बन गई होगी। ये वहां पे तैयार नहीं होती, ये पहले तैयार हो चुकी है। विदेश सचिव वहां पे हैं, वो कल के लगे होंगे उनके विदेश सचिव से बात करने, तो वो स्टेटमेंट बन गई होगी। 1-2 सवाल का प्रिपेयर्ड जवाब वो देंगे, किससे सवाल पूछने हैं ये भी तय होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का हमने ये देखा है कि ओपन क्वेश्चन नहीं लेते, 2 सवाल वो जवाब देंगे, 2 सवाल वो जवाब देंगे। तो ये कोरियोग्राफ्ड होगा, ये एक प्ले की तरह पहले डिसाइड कर लिया होगा। वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर अलग अलग बात दोनों नेता आप बाहर आके करें, फिर उसमें होता है कि आपस में अंतर बढ़े हैं।
हमें ये दिखाना कि अंतर बड़े नहीं है, ये पटड़ी पे गाड़ी को दोबारा ला रहे हैं। आज कोई कुछ तय नहीं होगा कि जो मुश्किलात या डिस्प्यूट्स हम रिजॉल्व होनी है, लेकिन एक नई टर्म्स पे कैसे बात को आगे बढ़ाना है उस पे कुछ फैसला इसका होगा। मतलब यह है तायल साहब कि एक फ्रेमवर्क, क्या ये माना जाए कि एक तैयार किया गया है और उस फ्रेमवर्क में कहां पर कॉमा, फुल स्टॉप या किसका क्या चेंज करना है, और दुनिया के सामने मैसेज दोनों प्राइम मिनिस्टर्स क्या देना चाहते हैं, इसको ध्यान में रखकर ये बैठक हो रही है? मैं समझता हूँ अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो 1998-99 से चाहे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट हो, चाहे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हो, चाहे मोदी जी की गवर्नमेंट हो, एक कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ कुछ बातचीत बढ़े, कुछ किसी तरह कुछ मुद्दों पे फैसला हो। बीच में बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जिगजैग होता है, पर अल्टीमेटली फिर उसी धारा में आ जाते हैं। चाहे वो कारगिल हो, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे 26 नवंबर 2008 की घटना हो, पर अल्टीमेटली बात तो करनी ही पड़ेगी, और क्योंकि वो 18 करोड़ लोगों का मुल्क है, कहीं चला नहीं जाएगा। अब हम लोगों ने उनको बताया कि भाई ये रेड लाइंस है। अभी कहा गया कि इफ्तार में उनको आना था हुर्रियत के लोगों को, कल पाकिस्तान हाई कमीशन में वो शायद नहीं आए। तो इसका मतलब है कुछ रेड लाइंस को पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एक अच्छा संदेश है। बातें तो करनी ही पड़ेंगी, और किस लेवल पे हो। देखिए हाई कमिश्नर हमारे वहाँ पर हैं, उनके हाई कमिश्नर यहाँ पर हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर ही कोई बात होना। तो ये आप बातचीत सिर्फ दोनों देशों के बीच की परिस्थितियों में देख रहे हैं या इंटरनेशनल दबाव भी देख रहे हैं कि चाइना, अमेरिका, इसका दबाव भी कहीं काम कर रहा है? मैं नहीं समझता कि भारत के ऊपर इस तरह का कोई दबाव है। चाइना तो बड़ा खुश होगा अगर भारत और पाकिस्तान में कोई भी डायलॉग ना हो, उनको लिए तो बहुत ही अच्छा है। अमेरिका को भी अब इस समय बड़े बड़े मसले उनके सामने हैं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान अब उनके सामने इतना नहीं है। वो तो अफ़गानिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं, और उसमें हिंदुस्तान का कोई वो रोल ही नहीं देखते। वो क्योंकि तालिबान पे कोई हमारा इन्फ्लुएंस है नहीं, जो थोड़ा बहुत है वो नॉर्दर्न अलायंस, उज़्बेक्स वगैरह पर है, और उस तरह से हमारी रिलेवेंस आती है। पर जो मेन इस समय अफ़गानिस्तान के इस समय के जो राष्ट्रपति हैं, वो भी ये सोचते हैं कि उनको किसी ना किसी तरह तालिबान से दोस्ती करनी है या उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और उसमें केवल इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तानियों का है। वो रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो अमेरिका ये समझता है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान में स्टेबलाइजेशन का सवाल है, डेवलपमेंट वगैरह में भारतवर्ष ने $2 बिलियन खर्च किए, वो सब तो अब डूब गया, क्योंकि जो सिक्योरिटी की स्थिति है उसमें वो भारत का कोई रोल नहीं देखता। जेडी बख्शी साहब, एक बात बताइए, हमने कुछ देर पहले देखा सेना प्रमुख श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे जो बीएसएफ का जवान मारा गया। भारत में सेना फेसलेस है, लेकिन सवाल यह है कि ये इमोशंस जो हैं भारत के भीतर में को वो पॉलिटिकली तौर पर कहीं ड्राइव भी करते हैं। इस मैसेज के बीच अब बातचीत अगर हो रही है, और इसी सरकार के भीतर ये मैसेज था, एक मारोगे तो हम भी मारेंगे, ये दोनों मैसेज एक साथ एक्सेप्ट करने की स्थिति में आप हैं क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि ये मैसेज देना भी अनिवार्य है, क्योंकि आपका जो नेशनल मोराल, आपका मिलिट्री मोराल, उसको भी आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। ये पाकिस्तान एट विल कि हम पे फायर खोले, हमारा नुकसान करे, और उसके बाद हम बाध्य हों कि उससे जाके बार बार बातचीत करें, ये थोड़ा संकेत जो है वो सही नहीं पड़ता। मैं जरा एक बात पे जरूर तवज्जो आपकी लाना चाहूंगा, जो केसी सिंह साहब ने शुरू की थी कि वी हैव अ फार मोर स्ट्रेंथन्ड पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर देन ही वाज 13 महीने पहले। देखिए, चीन का खास इसमें बहुत ही किरदार रहा है कि चीन जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसने वो उसका जो सामरिक गठजोड़ है चीन और पाकिस्तान का, भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये एक सामरिक गठजोड़ जब से शी जिनपिंग साहब आए हैं, उन्होंने एक खास तौर पे अटेम्प्ट किया है इसको सॉलिडिफाई करने का, इसको कॉन्क्रीट रूप देने का। हु जिनताओ साहब जब तक थे वो थोड़े कतरा रहे थे ग्वादर पोर्ट को नेवल बेस एक्सेप्ट करने के लिए, वहां पे गिलगित ग्वादर हाईवे में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर उनको थोड़े सवाल थे कि क्या पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति इतनी ठीक है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी या वो बर्बाद जाएगी। जैसे तकरीबन हमारी 2 अरब की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में तकरीबन बर्बाद ही गई है, आप समझ लीजिए। तो जब से शी जिनपिंग साहब आए हैं, 46 अरब पाकिस्तान के अंदर लगाकर, ग्वादर में अपनी सबमरीन्स भेजकर
पाकिस्तान को 8 युआन क्लास सबमरीन बेचकर 110 थंडर जेट फाइटर बेचकर उन्होंने क्लियर संकेत दे दिया है कि यह सामरिक गठजोड़ भारत के खिलाफ डायरेक्टेड है और आप जो भी कार्रवाई करते हैं इसके बाद आपको ये मद्देनजर रखते हुए करना होगा कि चीन की क्या सामरिक नीति है आपके खिलाफ। उसने उसका तो तकरीबन ऐलाने जंग कर दिया है, उसने कमिट किया है ओपनली पाकिस्तान के फ्यूचर में, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में, पाकिस्तान को ताकत देने के लिए कि वो भारत के खिलाफ जो है वो एसिमेट्रिक युद्ध को जारी रखे, आपको इम्बैलेंस रखे। आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जो सेना के प्रमुख अगर आपके जाके आज बीएसएफ के जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मेरे ख्याल ये संकेत देना भी जरूरी है कि ये एक तरफा नहीं हो सकता पाकिस्तान के साथ। यकीनन। और ये आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक जानकारी और बता दें कि दरअसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विदेश सचिव संबोधित करेंगे भारत की तरफ से जयशंकर, और दूसरी तरफ विदेश सचिव अजीज चौधरी साहब संबोधित करेंगे। जो बातचीत होगी, चूंकि दोनों की तरफ से यहाँ से अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब और विकास स्वरूप जो कि प्रवक्ता हैं वो हैं, तो दूसरी तरफ सरताज अजीज हैं, अजीज चौधरी हैं और खलीलुल्लाह साहब हैं जो कि वहाँ पर प्रवक्ता हैं MEA।